जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ये पार्ट तीसरा का है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये तीसरा पार्ट का जो है पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 बना चुके हैं और वो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है कि स्त्रियों में मूत्र जनन नलिका का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। जो स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं में जो रोग होता है उसका नाम ट्राइकोमोनिएसिस है। ऑप्शन ए में दिया है। यह कैसा रोग है? ए में दिया है बैक्टीरिया जनित रोग, बी में दिया है वायरस जनित रोग, सी में दिया है प्रोटोजुआ जनित रोग और डी में दिया है फंजाई जनित रोग। तो ये जो रोग है वह एक प्रकार का प्रोटोजुआ जनित रोग है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोटोजुआ जनित रोग। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि इनमें कौन स्त्रियों में बाह्य जननेंद्रिय है? कौन स्त्रियों में बाह्य जननेंद्रिय है? ऑप्शन ए में दिया है बल्वा का भाग, बी में दिया है हाइमेन, सी में दिया है योनि और डी में दिया है गिरवा एवं सर्विक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइमेन। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पुरुष के शीशन का शीर्ष भाग कहलाता है। यानी जो पुरुष के शीशन होता है उसका शीर्ष यानी सबसे अगला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है प्रीपियूस, बी में दिया है ग्लांस, सी में दिया है गिरवा या सर्विक्स और डी में दिया है हाइमेन। तो इसको हम कहते हैं हाइमेन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाइमेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए में दिया है गर्भाशय में, बी में दिया है अंडाशय में, सी में दिया है अंडवाहिकाओं में और डी में दिया है इनमें से सभी में नहीं, यानी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिकाओं में। मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? यानी मानव में संपन्न जो प्रजनन चक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है मासिक चक्र, बी में दिया है रजोधर्म, सी में दिया है मासिक धर्म और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं और मासिक धर्म भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे सरल विधि है। ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, बी में दिया है उत्तक संवर्धन, सी में दिया है माइक्रो प्रोपगेशन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? यानी गर्भाशय के आंतरिक स्तर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है मायोमेट्रियम, बी में दिया है ग्राफियन
फॉलिकल और सी में दिया है एंडोमेट्रियम और डी में दिया है कॉर्पस ल्यूटिमस। तो इसे हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है एंड्रोमेट्रियम। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन रोग है, यानी कौन जो बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचित रोग है। ऑप्शन ए में दिया है बिफिलिस, बी में दिया है एड्स और सी में दिया है ट्राइकोमोनियासिस और डी में दिया है सर्विक्स कैंसर। तो जो एड्स होता है वह नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिशलिस। एड्स जो होता है वह होता है वायरस के कारण, फिशलिस जो है बैक्टीरिया के कारण जनित संचित लैंगिक रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं, यानी ये प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पुष्पदल, बी में दिया है पुमंग, सी में दिया है जयांग और डी में दिया है बाह्य दल पुंज। तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में जीवों में किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है लेस्मोनिया, बी में दिया है प्लाज्मोडियम और सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भूल गए हैं लिखने के लिए, और डी में दिया है अमीबा। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वह होता है हाइड्रा में जो होता है अलैंगिक जनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। तो हाइड्रा होगा यहाँ पर ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए में दिया है बीजाणु जनन, बी में दिया है मुकुलन, सी में दिया है विखंडन और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो होगा बीजाणु जनन भी, मुकुलन भी और विखंडन, ये तीनों जो है अलैंगिक जनन है, इसलिए 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, यानी ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया है पुनः जनन द्वारा, बी में दिया है बीजाणु जनन द्वारा और सी में दिया है मुकुलन द्वारा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली मुकुलन का उदाहरण है, यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है ईस्ट, बी में दिया है हाइड्रा, सी में दिया है अमीबा और डी में दिया है पैरामीशियम। तो हाइड्रा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होता है, यानी पौधों में जब निषेचन होता है तो उसके बाद जो बीज होता है वह किस में बदल जाता है। ऑप्शन ए में दिया है बीजांड में, बी में दिया है वर्तिका में, यानी पौधे में निषेचन के उपरांत बीज का विकास होता है किस भाग से, बीजांड से या वर्तिका से या भ्रूण कोश से या अंडाशय से। तो अंडाशय से बीजांड का, यहाँ पर बीजांड का होता है विकसित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंकुरण की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है, यानी अंकुरण की स्थिति में जो भ्रूण का पोषण होता है वह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रांकुर से, बी में दिया है बीज पत्र से संचित खाद्य पदार्थ से, सी में दिया है मूलांकुर से और डी में दिया है इनमें किसी
भी नहीं, यानी इनमें से किसी भी से नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्र से संचित खाद्य पदार्थ से। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अगला प्रश्न दिया कि कैलक्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए दिया है लैंगिक जनन में, बी में दिया है बीजाणु जनन में, सी में दिया है मुकुलन में और डी में दिया है उत्तक संवर्धन में। तो कैलक्स का जो निर्माण होता है वह उत्तक संवर्धन में होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि बाह्य दल एवं दल पुंज को कहा जाता है, यानी बाह्य दल और दल पुंज को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आवश्यक अंग, बी में दिया है सहायक अंग और डी में दिया है एक लिंगी संरचना और डी में दिया हुआ है कि द्विलिंगी संरचना। तो इन्हें हम कहते हैं सहायक अंग। बाह्य दल और दल पुंज को सहायक अंग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव में नर गोनाड कहलाता है, यानी मानव में जो नर गोनाड होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है वृषण, बी में दिया है अधिवृषण और सी में दिया है शुक्रासन और डी में दिया है शुक्र जनन नलिका। तो इसे हम कहते हैं वृषण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि अंडाणु अवस्थित होता है, यानी अंडाणु जो होता है कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन ए दिया है बीजांड में, अंडाशय में, वर्तिका में या भ्रूण कोश में। तो अंडाणु जो है वह अंडाशय में अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, यानी भ्रूण कोश जो होता है वह कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन ए में दिया है पराग कोश में, बी में दिया है वृत्त में, सी में दिया है बीजांड में और डी में दिया है तलपुंज में। तो जो भ्रूण कोश होता है वह बीजांड में अवस्थित होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, यानी शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है वृषण में, बी दिया है शुक्राशय में, सी दिया है शुक्रवाहिका में और डी दिया है अधिवृषण में। तो जो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है वह वृषण में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है, यानी मानव जो पुरस्थ ग्रंथि है उसका कार्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मूत्र निर्माण करना, बी में दिया है नर युग्म का निर्माण करना, सी में दिया है शुक्राणु का निर्माण करना और डी में दिया है वीर्य का निर्माण करना। तो मानव पुरस्थ ग्रंथि का जो कार्य है वो वीर्य का निर्माण करना है, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य वीर्य का निर्माण करना। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्वपरागण किन पौधों में संभव है, यानी स्वपरागण किन पौधों में संभव है। ऑप्शन ए दिया है एक लिंगी पौधों में, बी दिया है केवल उभयलिंगी पौधों में, सी दिया है किसी प्रकार के पौधों में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो केवल उभयलिंगी ही पौधे में स्वपरागण की क्रिया संभव होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल उभयलिंगी। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजन होकर बनता है। जो निषेचन के बाद युग्मनज होता है वह विभाजन होकर क्या बनता है। ऑप्शन ए में दिया है नर युग्मक, बी में दिया है मादा युग्मक, सी में दिया है भ्रूण कोश और डी में दिया है भ्रूण। तो जो युग्मनज विभाजन होकर बनता है वो बनता है भ्रूण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भ्रूण।
अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव भ्रूण अवस्थित होता है, यानी मानव जो भ्रूण होता है वह कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन ए में दिया है उदर गुहा में, बी में दिया है वक्ष गुहा में, सी में दिया है भ्रूण कोश में और डी में दिया है शुक्राशय में। तो मानव भ्रूण जो होता है वो भ्रूण कोश में अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर बस इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उससे तगड़ा बनाएं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।